नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म तारा गुरुकुल पर। साथियों, आज हम डीसा मॉड्यूल 5 प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स, जिसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, उनके एमसीक्यूज का आज रिवीजन करेंगे, जिसमें लगभग 50 एमसीक्यूज आज हम इस सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 5 के चैप्टर नंबर 1 के साथ। देखिए दोस्तों, जैसा कि बैकग्राउंड मटेरियल है हमारा स्टडी मटेरियल, उसमें जो है इंफॉर्मेशन 3.0 ऑडिट कोर्स है, जिसमें हमारा मॉड्यूल 5 है प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बेस्ट हेल्प इन डिसाइडिंग अपॉन द प्रोडक्शन लेवल फॉर इंफॉर्मेशन एसेट। तो दोस्तों, लोकेशन ऑफ एसेट बेस्ट है, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, वल्नरेबिलिटी या इन्वेंट्री। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है बी, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। इम्पैक्ट ऑफ रिस्क जितना भी ज्यादा होगा, प्रोडक्शन लेवल उतना ही ज्यादा होगा। अब इम्पैक्ट ऑफ रिस्क कम होगा तो रीजनेबली उसका प्रोडक्शन लेवल कम होगा। तो इसीलिए दोस्तों, ये सब क्राइटेरिया जो डिसाइड किया जाता है कि प्रोडक्शन लेवल कैसे होना चाहिए इंफॉर्मेशन एसेट का, वो डिपेंड करता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ रिस्क के बेस पर। तो ये बेस्ट हेल्प है हमारा ऑप्शन बी, इम्पैक्ट ऑफ रिस्क। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क रेस्पॉन्स ऑप्शन। तो दोस्तों, हमारा जो सही आंसर है इसका वो है सी, डिसाइडिंग अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस कवर। दोस्तों, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है रिस्क रेस्पॉन्स ऑप्शन। तो रिस्क रेस्पॉन्स ऑप्शन जो होता है दोस्तों, देखिए रिस्क रेस्पॉन्स ऑप्शन हमारा क्या होता है? एक्सेप्ट, अवॉइड, मिटिगेट एंड ट्रांसफर। तो जो इंश्योरेंस कवर होता है दोस्तों, इज अ रिस्क रेस्पॉन्स ऑप्शन ऑफ रिस्क ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर अ टी सुनामी a business decide to shift the location, मार्क कीजिए शिफ्टिंग ऑफ लोकेशन of data center from coastal area to midland, which type of risk response option it has exercised। तो दोस्तों, इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो बी है। बी इज द करेक्ट आंसर, अवॉइड। क्योंकि दोस्तों, जब लोकेशन शिफ्ट की जाती है तो बिजनेस रिस्क को हम कहीं ना कहीं अवॉइड किए होते हैं। तो बिजनेस हैज अवॉइडेड द रिस्क एसोसिएटेड विद टी सुनामी बाय शिफ्टिंग द लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी टू सस्टेन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी। तो जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी है टू सस्टेन लॉस, लिख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी इज इक्वल टू सस्टेन लॉस ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्लस एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। तो इन दोनों को मिला के जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट क्या है दोस्तों? कैपेसिटी टू सस्टेन रिस्क or loss, sorry, sustain loss due to uncertainty and expressed in monetary terms is the best known as risk appetite। जो दोस्तों risk tolerance है, that is a capacity to tolerate downtime due to risk materialization। तो दोस्तों, जो बाकी ऑप्शंस है, रिस्क एक्सेप्टेंस, रिस्क मिटिगेशंस, that are risk response decision based on the risk appetite। क्वेश्चन नंबर 5, मेन यूज ऑफ मेंटेनिंग एंड अपडेटिंग रिस्क रजिस्टर। तो दोस्तों, इसमें जो मेन यूज होता है रिस्क रजिस्टर को अपडेट करना, मेंटेन करने का, उसमें हमारा होता है बिल्ट द रिस्क प्रोफाइल। तो हम रिस्क प्रोफाइल को क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। तो इसका आंसर है 5 दोस्तों, सी, 5 का सी। Main use of risk register is to develop the risk profile of the organization for management's review and enable risk informed decision। Question number 6, of the following who is responsible or accountable for deciding and implementing controls based on the risk mitigation plan। देखिए, रिस्क मिटिगेशन प्लान के अकॉर्डिंग जो भी अकाउंटेबिलिटी है या डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं या कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं, वो जिम्मेदारी खास तौर पर रिस्क ओनर की होती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि रिस्क ओनर ही क्या होता है? एक स्पेसिफिक रिस्क को टेक केयर करने की जिम्मेदारी रिस्क ओनर की होती है। बाकी जो ऑप्शन है दोस्तों, जैसे चीफ रिस्क ऑफिसर है, वो गाइड करेगा रिस्क ओनर को। आईटी हेड है, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर रेस्पॉन्डिंग ऑफ रिस्क ओन्ड बाय द आईटी हेड। ऑल्दो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो अल्टीमेटली अकाउंटेबल है, लेकिन अगर स्पेसिफिक रिस्क की बात करें तो रिस्क ओनर आर सोलिली रेस्पॉन्सिबल। सोलिली रेस्पॉन्सिबल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही जिम्मेदार होंगे,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो अल्टीमेटली अकाउंटेबल है ओवरऑल चीजों के लिए, लेकिन स्पेसिफिक रिस्क को जो वैल्यूएट करेंगे वो रिस्क ओनर होंगे, वो रेस्पॉन्सिबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर दैट में हैव एन इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, वेंडर डिसाइड टू स्टॉप सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। क्यों दोस्तों? जब वेंडर डिसाइड कर देता है स्टॉप सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर चेंजेस, तो मार्केट सिचुएशन अफेक्ट करती है ऑर्गेनाइजेशंस को, इसीलिए it has to take decision on replacing applications. Release of new application through changes market, it may not affect the organization immediately as क्यों? क्योंकि organization may not need to take the actions। तो जो दोस्तों ऑप्शन ए और डी हैं वो इंटरनल डिसीजंस हैं, और वो जो होंगे वो हमेशा रिस्क असेसमेंट के बाद ही होंगे, इसीलिए जो है ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, वेंडर डिसाइड टू स्टॉप सपोर्ट एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस, ये रिस्क फैक्टर है दैट में हैव इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। Question number 8. While auditing risk monitoring process, which of the following IAS auditor should review first? तो IAS auditor दोस्तों एनुअल रिव्यू ऑफ रिस्क रजिस्टर को रिव्यू करेगा सबसे पहले, उसके बाद वो आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि दोस्तों रिस्क मॉनिटरिंग रेफर करता है रिव्यू ऑफ आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क बेस्ड ऑन चेंजेस, बेस्ड ऑन इंसिडेंट्स, बेस्ड ऑन पीरियडिकली और पीरियड टू पीरियड बेसिस। अदर ऑप्शंस जो है दोस्तों वो पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। Question number 9. Quantum of risk after enterprises has implemented control based on the risk mitigation plan. तो दोस्तों जो क्वांटम ऑफ रिस्क है आफ्टर एंटरप्राइजेज हैज इंप्लीमेंटेड कंट्रोल बेस्ड ऑन रिस्क मिटिगेशन प्लान। दोस्तों एक रिस्क मिटिगेशन प्लान है, रिस्क मिटिगेशन प्लान के बेस पर हमने कंट्रोल लगा दिए, उसके बाद भी अगर कोई रिस्क बच जाता है तो उस क्वांटम ऑफ रिस्क को हम बोलते हैं रेजिडुअल रिस्क, यानी बी। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि दोस्तों जो एक्सेप्टेड रिस्क होता है वो होता है जहां कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड नहीं है, इज अ पार्ट ऑफ रेजिडुअल रिस्क। एक्सेप्टेड रिस्क इज वेयर कंट्रोल आर नॉट इंप्लीमेंटेड, इज द पार्ट ऑफ रेजिडुअल रिस्क, यानी जहां जहां कंट्रोल नहीं लगे वही हमारा रेजिडुअल पार्ट ऑफ द रिस्क हो जाता है। इनहेरेंट रिस्क क्या है दोस्तों? टोटल रिस्क है बिफोर इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल्स। करंट रिस्क क्या है? रेजिडुअल रिस्क एट अ पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कंट्रोल इंप्लीमेंटेशन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, रेजिडुअल रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बेस्ट हेल्प इन अलाइनिंग आईटी रिस्क व्हेन एंटरप्राइजेस रिस्क। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्रेजेंटिंग आईटी रिस्क रिजल्ट्स इन बिजनेस टर्म्स। Expressing IT risk in business terms as an impact on business will help business in understanding the relevance of IT risk. Business impact analysis may be useful, however, it may or may not help depending upon the scope of work. तो स्कोप पर डिपेंड करेगा दोस्तों, इसीलिए चीफ रिस्क ऑफिसर जो होता है वो अकाउंटेबल होगा, मे हेल्प, बट बेस्ट क्या है? ए। इसीलिए अलाइनिंग आईटी स्ट्रेटेजी विद बिजनेस स्ट्रेटेजी शैल हेल्प इन डिफाइनिंग अ बेटर आईटी प्लान, बट इट इज एट अ हायर लेवल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दैट इज ए, प्रेजेंटिंग आईटी रिस्क रिजल्ट्स इन बिजनेस टर्म्स। आ जाते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 2 पर, मॉड्यूल नंबर 5 के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इज टू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, एंश्योर रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 2, Which of the following is primarily function of information security policy? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है communicate intent of management to stakeholders। हमने लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन को दूसरी तरीके से पूछा था, तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो बी है, क्योंकि दोस्तों जो पॉलिसीज होती हैं वो व्हीकल्स होती हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था पॉलिसीज आर व्हीकल्स टू कम्युनिकेट मैनेजमेंट्स इंटेंट टू ऑल दी स्टेक होल्डर्स। तो ये पॉलिसीज उस चीज का काम करती हैं। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो अलाइन होती हैं विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड नॉट विद द स्ट्रेटेजी। तो इसलिए इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो पॉलिसीज हैं दोस्तों आर डिफाइंड एज द आउटकम ऑफ रिस्क असेसमेंट। कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड इज नॉट प्राइमरली फंक्शन ऑफ पॉलिसीज। क्वेश्चन नंबर 3, information security policy are set of various policies addressing different information system areas
based on the IT infrastructure of organization, which of the following policy is the most common in all the organization? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, डाटा एनक्रिप्शन पॉलिसी। तो दोस्तों डाटा एनक्रिप्शन पॉलिसी इसका सही आंसर क्यों है दोस्तों? क्योंकि जो एक्सेप्टेबल यूज पॉलिसी है वो एड्रेस करती है यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट बाय द यूजर इज मोस्ट कॉमन इन ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन। ये आप सभी जानती हैं कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी, यानी कि इसका मतलब है कि वो यूजर के मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉमनली यूज होती है। तो जो आईटी दैट डिपेंड्स अपॉन आईटी। तो पॉलिसीज इन अदर ऑप्शन जैसे दूसरे ऑप्शंस में दी है, डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन यूज ऑफ BYOD यानी ब्रिंग योर ओन डिवाइस एंड एनक्रिप्शन और बायोमेट्रिक। तो इसीलिए दोस्तों जिसका आंसर है वो है सी, डाटा एनक्रिप्शन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी ऑफ डाटा प्राइमरली फोकस ऑन। तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका जो है मेन है एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। तो एक्यूरेसी और कंप्लीटनेस जो है प्रोटेक्ट करता है इंटीग्रिटी ऑफ डाटा, जो कि प्राइमरी फोकसिंग पॉइंट होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इंटीग्रिटी प्राइमरली रेफर्स टू द रिलायबिलिटी दैट इज अचीव्ड बाय इंप्लीमेंटिंग कंट्रोल एंड टू एंश्योर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ डाटा। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is primarily reason for periodic review of security policy? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, चेंजेस इन एनवायरनमेंट। चेंजेस इन एनवायरनमेंट इंट्रोड्यूस करता है न्यू रिस्क। इन ऑर्डर टू एड्रेस देम इट इज नेसेसरी टू रिव्यू द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ न्यू रिस्क। अदर ऑप्शंस जो होते हैं दोस्तों वो सेकेंडरी रीजंस, अगर आप देखेंगे तो अदर ऑप्शन सेकेंडरी रीजंस है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एविडेंस इंडिकेटिंग सपोर्ट एंड कमिटमेंट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स? 6 में जो आंसर है वो है डी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज ऑन मंथली मीटिंग एजेंडा। ये तो बिल्कुल हम सभी जानते हैं, क्योंकि दोस्तों विदाउट सीनियर मैनेजमेंट सपोर्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जो है आप कभी भी एक्सेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जो सीनियर मैनेजमेंट है इज इन्वॉल्व है मैनी एक्टिविटीज सच एज इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, रिव्यूइंग प्रोग्रेस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन अ मंथली मीटिंग इज वन ऑफ द एजेंडा। तो दोस्तों सीनियर मैनेजमेंट का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंसर्न फॉर कंप्लायंस विद इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, हाई नंबर ऑफ अप्रूव्ड एंड ओपन पॉलिसी एक्सेप्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें क्या है दोस्तों, प्राइमरली पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन इज टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ प्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन एसेट्स। ऑप्शन ए बी डी जो है सेकेंडरी है विद रिस्पेक्ट टू इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्राइमरली बेस्ड ऑन। तो दोस्तों जो इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड होता है व्हाट विल हैपन इफ इंफॉर्मेशन नॉट अवेलेबल। तो क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तब क्या होगा, इस सोच के साथ हम जो है फोकस करते हुए हम जो है क्लासिफिकेशन इंफॉर्मेशन प्राइमरली करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट हेल्प इन क्लासिफाइंग द इंफॉर्मेशन, कहां पर, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑन क्लासिफिकेशन स्कीमा। क्योंकि ट्रेनिंग यूजर्स जो होते हैं दोस्तों वो जानते हैं या ट्रेनिंग के माध्यम से पता चलता है कि हाउ टू क्लासिफाई द इंफॉर्मेशन एज पर द डेफिनेशन प्रोवाइडेड इन द क्लासिफिकेशन स्कीमा shall best help users in classifying the information. नंबर ऑफ क्लास शैल डिपेंड अपॉन दी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और जो आपका ऑप्शन ए है वो इसका सही आंसर नहीं है। ऐसे ही जो सी और डी आंसर है दोस्तों वो परफॉर्म्ड होते हैं आफ्टर क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, कंडक्टिंग ट्रेनिंग ऑन अ क्लासिफिकेशन स्कीमा। आइए दोस्तों चैप्टर नंबर 3 मॉड्यूल 5 फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल के बारे में जान लेते हैं दोस्तों कि फिजिकल और एनवायरमेंट कंट्रोल क्या होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एक्शन
where a fire detection system raise the alarm। देखिए जब फायर डिटेक्शन सिस्टम है, जैसे हम बैंकों में जाते हैं, बैंकों में फायर डिटेक्शन अलार्म, फायर अलार्म होता है, बर्गलर अलार्म होता है, तो अगर फायर डिटेक्शन सिस्टम आता है, रेज करता है अलार्म को, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? तो हमें सबसे पहले इवैक्यूएट करना है फैसिलिटीज को। क्यों दोस्तों? लाइफ सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइफ सेफ्टी टेक प्रीसीडेंसेस, ऑल्दो अदर आंसर आर इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ह्यूमन लाइफ ऑलवेज इज ऑन अ प्रायोरिटी। तो इसलिए दोस्तों इवैक्यूएट दी फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रोल फॉर अनमैन्ड डाटा सेंटर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है एक्सेस कंट्रोल फॉर एंट्री एंड एग्जिट फॉर ऑल डोर्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि अनमैन्ड डाटा सेंटर रिक्वायर करता है स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल एक्सेस कंट्रोल ऑल्सो। तो दोनों ही चीज चाहिए उसमें, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल भी चाहिए और एनवायरमेंटल एक्सेस कंट्रोल भी चाहिए। हाउएवर जो मोस्ट एसेंशियल और स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल है वो यही है। तो बी सी डी जो है वो इनअप्रोप्रिएट कंट्रोल्स हैं। हेलन इज अ एनवायरमेंटली हजार्डस गैस। तो दोस्तों इसीलिए जो है ए जो है इसका सही आंसर है एक्सेस कंट्रोल फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑल द डोर्स। फिर उसके बाद प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्सेस कंट्रोल डेड मैन डोर, मार्क कीजिए डेड मैन डोर, टर्न स्टाइल, मैन ट्रेप इज ट्रू। तो क्या काम करते हैं दोस्तों? तो प्राइमरी पर्पस ऑफ ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल इज टू प्रिवेंट दी, मान कीजिए अनऑथराइज एंट्री। अनऑथराइज एंट्री को प्रिवेंट करना फिजिकल एक्सेस कंट्रोल का मेन पर्पस, प्राइमरी पर्पस होता है ऑल टाइप ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का। तो जो अदर ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंडरी इन नेचर है, इसीलिए जो इसका आंसर है वो है ए, प्रिवेंट अनऑथराइज एंट्री। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is the main reason for appointing human guard at a main entrance of the facility? क्यों किया जाता है दोस्तों? ये तो आप सभी जानते हैं, एड्रेस इज द विजिटर रिक्वायरमेंट टू विजिट। तो जो विजिट करने आ रहे हैं लोग प्रीमाइसेस या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका मेन एजेंडा क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको एड्रेस करना इसका मुख्य काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन रीजन मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद बायोमेट्रिक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल? तो दोस्तों बायोमेट्रिक फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में मेन कंसर्न क्या होता है दोस्तों? आप सभी जानते हैं इसमें जो सबसे मेन कंसर्न है वो है हाई फॉल्स पॉजिटिव्स। क्यों दोस्तों? फॉल्स पॉजिटिव इज अ कंसर्न इन बायोमेट्रिक एक्सेस सिक्योरिटी, क्योंकि एज इट इज रिजल्ट इन अनऑथराइज एक्सेस। अदर ऑप्शन जो है वो रिजल्ट नहीं है अनऑथराइज एक्सेस के, आप पढ़ भी सकते हैं। तो बी इसका सही आंसर है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एविडेंस इज बेस्ट, मार्क कीजिए बेस्ट, टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन ऑटोमेटेड एनवायरमेंटल कंट्रोल्स? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट ऑफ पीरियोडिक टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द प्राइमरी दैट मे कॉज बाय ह्यूमिडिटी इन इन एरिया विद एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के जो साथ जो है एरिया में ह्यूमिडिटी होती है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स कोज हो सकती हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है सी, हाई ह्यूमिडिटी causes corrosions and low humidity causes static electricity। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, तो इसलिए जो है इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, ऑटोमेटेड एक्सेस कंट्रोल ओपन डोर बेस्ड ऑन एक्सेस कार्ड, पिन और बायोमेट्रिक डिवाइस आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट पॉलिसी इन केस ऑफ पावर फेलियर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, ओपन डोर एंड अपॉइंटेड गार्ड। तो ओपन डोर एंड अपॉइंट द गार्ड ये इसका प्राइमरी जो है पॉलिसी का फेलियर है। बेस्ट पॉलिसी इन केस ऑफ पावर फेलियर, तो बेस्ट पॉलिसी यही है कि ओपन डोर एंड अपॉइंट दी गार्ड, ये सबसे बेस्ट है इसका जो इस सिचुएशन में काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, while selecting site for a data center which of the site is best to be selected? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी, on middle floor to strike the balances for above concerns। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है दोस्तों डी, डी इज द करेक्ट आंसर, on middle floor to strike the balance for above concern। तो टॉप फ्लोर एंड बेसमेंट हैव रिस्क ऑफ सीपेज एंड फ्लूडिंग। जो फ्लड आता है दोस्तों या सीपेज आता है, वो फ्लोर, टॉप फ्लोर और बेसमेंट को जरूर जो है इम्पैक्ट डालता है। जो ग्राउंड फ्लोर है हैज रिस्क ऑफ इजी अटैक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी,
on a middle floor to strike the balance for above concern. Question number 10. Which of the following is the main reason for not allowing mobile devices into the data center? क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है अनऑथराइज चेंजेस या एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन में ना कर सके कोई। तो अनऑथराइज चेंजेस एंड एक्सेस इन कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए जो है लोग जो है मेन रीजन है नॉट अलाउइंग द मोबाइल डिवाइसेस इनटू द डाटा सेंटर। आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। अभी हमने बेसिकली पढ़ा था एनवायरमेंटल और फिजिकल कंट्रोल। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 में लॉजिक एक्सेस कंट्रोल। तो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अन ऑथेंटिकेशन कैन बी कंसिडर्ड एज टू फैक्टर? तो दोस्तों टू फैक्टर पेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन कौन सा है? तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, एक्सेस कार्ड और पिन। एक्सेस कार्ड और पिन जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, बेस्ट पेयर है ऑफ ऑथेंटिकेशन जो कि टू फैक्टर बेस्ड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांटिंग यूजर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एसेट? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए, आइडेंटिफिकेशन। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजर है इज द फर्स्ट एंड प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांटिंग एक्सेस। नेक्स्ट विल बी ऑथेंटिकेशन मेथड टू एस्टैब्लिश एंड फाइनली फाइंडिंग ऑथराइजेशन लेवल बेस्ड ऑन द रोल दैट आल्सो एड्रेसेस नीड्स टू नो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, identification. Question number 3. Mandatory access controls are those controls that are. तो दोस्तों मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स आर दोज कंट्रोल्स दैट आर, इसका सही आंसर है दोस्तों डिफाइंड बाय सिक्योरिटी पॉलिसी। तो जो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स हैं वो कंट्रोल होते हैं जो कि डिफाइन किए जाते हैं मैंडेटरली कि ये सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट है, और सिक्योरिटी पॉलिसी का अगर पार्ट है तो ये मैंडेटरली फॉलो होने चाहिए, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल्स होने चाहिए। तो इसका दोस्तों मैंडेटरी एक्सेस आर दोज कंट्रोल दैट आर टू बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली across the organization and are defined by information security policy. तो दोस्तों जो डी है इसका डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, और जो बी और सी है जनरली डू नॉट स्पेसिफाई सच रिक्वायरमेंट, इसलिए जो इसका आंसर है दोस्तों वो है बी, डिफाइंड बाय सिक्योरिटी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंसर्न एसोसिएटेड विद सिंगल साइन ऑन? तो हम सभी जानते हैं सिंगल साइन ऑन में मेजर कंसर्न क्या होता है दोस्तों? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो सिंगल साइन ऑन होता है वो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मेजर कंसर्न है। वन पासवर्ड इफ कॉम्प्रोमाइज, अगर एक भी पासवर्ड में कोई दिक्कत आ गई तो ऑल एक्सेस फॉर दैट यूजर आर अवेलेबल टू द प्रिपरेटर। Question number 5. Which of the following non-compliance with information security policy is the most difficult to detect or get evidences for? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, पासवर्ड शेयरिंग बाय यूजर्स। क्योंकि दोस्तों जब पासवर्ड शेयरिंग होता है यूजर्स के द्वारा वो मोस्ट डिफिकल्ट है टू गेट एविडेंसेस फॉर और डिटेक्ट एस। अदर्स जो है कैन बी मॉनिटर और एनफोर्स्ड यूजिंग द टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following process in user access management is the most essential to detect error and omissions resulting in unauthorized or access to the users? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी, रिव्यू। रिव्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों दोस्तों इसका रिव्यू आंसर क्यों है? क्योंकि जो पीरियोडिक यूजर एक्सेस रिव्यू करता है वो हेल्प करता है इन ensuring that all the users have appropriate level of एक्सेस। तो हमें एक्सेस का पता चल जाता है कि अप्रोप्रिएटली जो जिसके पास एक्सेस होना चाहिए उसी के पास है, और सभी यूजर्स के पास अपना अपना एक्सेस है, ऐसा तो नहीं आपस में शेयरिंग की हो या कुछ भी है। तो दिस हैपन क्योंकि जो चेंजेस हैं एनवायरमेंटल इंटरनल एनवायरमेंट की, लाइक रोल, चाहे आपका इमरजेंसी, चाहे रेजिग्नेशन या रिटायरिंग, ये सारी सिचुएशंस कहाँ से रिव्यू होंगी? पीरियोडिकल रिव्यू से। तो इन सच अ सिचुएशन समटाइम्स क्या होता है, रिवोकेशन ऑफ एक्सेस इज मिस्ड आउट। जैसे कोई आदमी रिटायर होके गया, उसका एक्सेस रिवोक ही नहीं किया, उसको एनओसी दे दी लेकिन उसका एक्सेस रिवोक ही नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं जो है आपको रिव्यू के दौरान आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, रिव्यू के दौरान आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7. While auditing compliance with password policy, IS auditor observed that configuration of password parameter in system is as per information security policy. Which of the following the auditor should verify? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है सी, रिव्यू लॉग फॉर पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन। रिव्यू लॉग फॉर पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन। Review of log for password configuration may disclose the compliance of policy because policy is configured in the system
through password configuration. This may also detect unwarranted changes made by the malicious users. Malicious user कौन हुआ? जो ऑब्टेन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन में। दोस्तों जो इनका ऑप्शन ए और डी है वो एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर कंप्लायंस ऑफ पासवर्ड। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जो कंप्लायंस ऑफ पासवर्ड पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन है सिस्टम में, केवल उसको एश्योरेंस करते हैं, नोट द पॉलिसी इटसेल्फ। इसीलिए दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी इज द करेक्ट आंसर। रिव्यू लॉग फॉर पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे आर। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दिस इज एक्टिव फॉर शॉर्ट पीरियड। जो ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है, वो शॉर्ट पीरियड के लिए एक्टिव होता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक टू ब्रेक द यूजर पासवर्ड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ब्रूट फोर्स। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी की इज दैट इट इज एक्टिव फॉर शॉर्ट पीरियड। ये तो हमने पहले बता दिया। अब दूसरा ब्रूट फोर्स का क्या मतलब है दोस्तों? क्योंकि सॉरी, इसको मैं रिमाइंड करूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो हमारा आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग अटैक टू ब्रेक द यूजर पासवर्ड इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। तो कहां पर? सोशल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इसको सही कर लीजिए। इसका जो आंसर है वो है डी, सोशल इंजीनियरिंग। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंटली हमने क्या देखा है कि जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक करता है, द वीकेस्ट लिंक इज अनसस्पेक्टिंग ह्यूमन यूजर्स। अटैकर जो करेगा वो टेक्नोलॉजी को यूज करेगा, यूजर्स को कंपेल करेगा टू रिवील दी पासवर्ड एंड अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या कर लेगा? चोरी कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग में क्या है दोस्तों? फिशिंग इसी का एग्जाम्पल है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सोशल इंजीनियरिंग। तो इसका ब्रूट फोर्स कोई आंसर नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो है सोशल इंजीनियरिंग। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑथराइज यूजर्स बेस्ड ऑन रोल। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, जो लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इंप्लीमेंट करने का क्या है दोस्तों? ऑथराइज यूजर बेस्ड ऑन रोल। क्यों? क्योंकि दोस्तों प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल वो रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सेस टू ऑथराइज पीपल ओनली। अनऑथराइज पर्सन वहां नहीं आ सकते। फिक्सिंग करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एक्शन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट ट्रेल। और जो अदर्स हैं वो इंप्लीमेंट करता है एक्सेस कंट्रोल, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी, ऑथराइज यूजर्स बेस्ड ऑन रोल, यानी ऑथराइज एक्सेस टू द ऑथराइज्ड पीपल ओनली। अब आ जाता है दोस्तों चैप्टर नंबर 5, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल। तो मॉड्यूल 5 में टोटल 5 चैप्टर हैं, जो 40 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं। अब आगे के 10 एमसीक्यू जो कि चैप्टर नंबर 5 में है, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल। चलिए दोस्तों बिना देरी के साथ इसको भी फिनिश कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड टू यूज गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो दोस्तों ये सब हम जानते ही हैं। इसका जो सही आंसर है वो है रिकॉनेंसिस। तो दोस्तों क्यों दोस्तों? क्योंकि आप पढ़ेंगे अदर मेथड जो है, ब्रूट फोर्स, ईव्सड्रॉपिंग, वॉइस शेपिंग। तो ये क्या है दोस्तों? ये अटैक्स हैं। ये मेथड्स क्या है? ये एक्टिव अटैक्स हैं नेटवर्क पर आफ्टर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क। तो जो इसका सही आंसर है वो है रिकॉनेंसेंस। क्वेश्चन नंबर 2, मैसेज डाइजेस्ट हेल्प, मैसेज डाइजेस्ट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन इन गेटिंग अश्योरेंस ऑन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डाटा इंटीग्रिटी, सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों दोस्तों? मैसेज डाइजेस्ट इज अ हेल्प फंक्शन। क्या है मैसेज डाइजेस्ट? एक हेल्प फंक्शन है जो कि हेल्प करता है इन कंफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा कम्युनिकेटेड ओवर द नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 3, while auditing organization network which of the following and control IS auditor must verify first। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है बी, नेटवर्क जोनिंग। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो नेटवर्क जोनिंग है, नेटवर्क सेगमेंटेशन और जोनिंग इज द फर्स्ट कंट्रोल टू इंप्लीमेंट नेटवर्क सिक्योरिटी। जो अदर कंट्रोल है डिपेंड अपॉन सेगमेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिप्टोग्राफिक चेकसम इज अ नेटवर्क कंट्रोल दैट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी,
ट्रांसलेट डाटा इन अ फाइल इनटू अ हैश वैल्यू। क्यों दोस्तों? क्योंकि checksum is a type of hash that is used to check the integrity of data after communication. It is difficult that parity bit that adds an extra bit for each byte and word. Question number 5. Primary function of Security Operations Center यानी SOC, Security Operation Center. तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो दोस्तों इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है सी, मॉनिटर लॉग्स। तो लॉग्स को मॉनिटर करना जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर का मुख्य फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6. The intrusion detection monitoring on a host for data integrity attack by malicious software is a। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है डिटेक्टिव कंट्रोल। क्यों दोस्तों? इंट्रूजन डिटेक्शन डिटेक्ट करता है पॉसिबल इंट्रूजन अटेम्प्ट्स को। इट डज नॉट प्रिवेंट और करेक्ट। वो केवल क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है, वो प्रिवेंट या करेक्ट नहीं करता है। तो इट इज अ कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द टेक्नोलॉजी। Question number 7. Which of the following is the most important while performing penetration testing? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों बी, get consent from the affected stakeholders। उनसे कंसेंट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनसे कंसेंट लेना। क्यों दोस्तों? क्योंकि इट इज मोस्ट एसेंशियल टू गेट द कंसेंट फ्रॉम द अफेक्टेड एसेट ओनर। कब? टेस्ट करने से पहले, सो दैट वो इंश्योर कर सकते हैं कि ऑपरेशंस जो हैं वो अफेक्टेड हैं। मेंटेनिंग सीक्रेसी शैल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ टेस्ट। तो रिपोर्ट मस्ट बी कीप कॉन्फिडेंशियल एंड एक्सेस ओनली बाय सिलेक्टिंग फ्यू। तो जो टेस्ट है वो जनरली इज परफॉर्म्ड व्हेन इट हैव लीस्ट इम्पैक्ट बट इट इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं दोस्तों। मोस्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। तो मोस्ट वेब बेस्ड एप्लीकेशन अटैक्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, इनपुट वैलिडेशन। क्यों दोस्तों? मोस्ट वेब एप्लीकेशन अटैक जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैलिडेटिंग द इनपुट्स which can reject the attacker's input that can exploit vulnerability. Encryption may or may not prevent an attack. Penetration test shall provide an input on vulnerability that must be closed and access control may prevent some attacks. तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है input validation. Question number 9. सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कैन बेस्ट बी प्रिवेंटेड बाय। तो ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों, अवेयरनेस ट्रेनिंग। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग अवेयरनेस की दी जाएगी हम उसको बचा सकते हैं। तो दोस्तों सोशल इंजीनियरिंग अटैक इज अ अटैक ऑन ह्यूमन एंड देयर एंड हेंस नो टेक्नोलॉजी कैन प्रिवेंट इट। इन अवेयरनेस ट्रेनिंग बेस्ट प्रिवेंटेड। तो सोशल इंजीनियरिंग में अवेयरनेस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेस्ट होती है प्रिवेंट करने के लिए। Question number 10. Which of the following is a type of malware that does not use the system resource for execution of malicious codes? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों डी, worm। क्यों दोस्तों? worm are self executable, rest of the option use system resource for execution of malicious code। तो आइए दोस्तों, आज हमने डीसा मॉड्यूल 5 के टोटल 5 चैप्टर्स को कंप्लीट किया, जिसमें हमने टोटल 50 एमसीक्यूज को कवर किया है, जो कि इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम 3.0 डीसा कोर्स से रिलेटेड हैं। तो इसी के साथ दोस्तों आज हम आपके इस मॉड्यूल 5 को कंप्लीट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने डीसा साथियों के साथ जो कि एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।